हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 10th मई 2017। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं 8, 9 और 10th मई के हमारे एमसीयू। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इज ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स। आफ्टर दैट वीपो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। आफ्टर दैट समाधान डॉक्ट्रिन। Next question is on Juvenile Justice Act 2015, international bodies, CORPAT, UN Habitat. After that, Commando Battalion for Resolute Action. And last question is on चेन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सपोर्ट सेंटर टिस्क इज टू बी सेटअप बाय। तो ये जो सेंटर्स है ये किसके द्वारा सेटअप करने किए जाने वाले हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, दैट इज डीआईपीपी। नेक्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज काउंसिल ऑफ सीएसआईआर। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। इसके द्वारा वीपो या फिर डीआईपीपी, इनमें से किसके द्वारा ये जो सेंटर्स है वो सेटअप होने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसके द्वारा, और विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये दोनों मिलाकर ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर ये बनाने वाले। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। इसके बारे में यही न्यूज थी, डीआईपीपी एंड विपो टू सेट द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स फॉर आईपी जनरेशन। ठीक है, आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन। तो जैसे कि हमने कहा ये इन दोनों के द्वारा सेटअप होने वाले, और ये किस प्रोग्राम के अंडर सेटअप होने वाले, तो विपो का, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स प्रोग्राम, इसके तहत ये बनाए जाने वाले। एंड द प्रोग्राम प्रोवाइड्स इनोवेटर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के इनोवेटर को ये हेल्प करता है विथ एक्सेस ऑफ लोकली बेस्ड high quality technology information and related services, helping them to exploit their innovative potential and to create, protect and manage their intellectual property rights। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो कोई नए इनोवेटर्स तैयार होते हैं, मतलब इनको ये हेल्प करता है इन रिलेटिव टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसमें से उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। बाकी इनके जो आईपी होती है इनको प्रोटेक्ट करने का, क्रिएशन करने का और मैनेज करने के लिए ये विपो जो होता है वो ये विपो इस प्रोग्राम के तहत हेल्प करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विपो। जो अभी हमने देखा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, विपो इज वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मतलब ये जो विपो है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वाज क्रिएटेड इन 1967 to encourage creative activity to promote the protection of intellectual property throughout the world। मतलब ये 1967 में बनाया गया था, और इसका मेन मकसद क्या है, टू एनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी एंड टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब जो हमारी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है इसका प्रोटेक्शन करना, और जो क्रिएटिविटी जो है लोगों की इनको मतलब इनोवेशन को एनकरेज करना, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विपो एंड पार्टी टू सेवरल ट्रीटीज एडमिनिस्टर्ड बाय विपो। मतलब इंडिया जो है वो विपो का मेंबर है, और साथ ही साथ कुछ बाकी जो ट्रीटीज है विपो द्वारा बनाई गई इसका भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। ठीक है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही कि हम जो है इसके स्पेशलाइज मतलब यूएन विपो जो है ये इसका यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ सेकंड जो है ये बात भी सही है, और थर्ड जो है ये बात भी सही है, मतलब हम जो है इसके मेंबर है। ठीक है, याद रखिए विपो के हम मेंबर है, इंडिया मेंबर है इसका। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर इज डी। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि ये विपो क्यू न्यूज में था, तो देखिए इसके 189 मेंबर स्टेट्स है अभी के लिए, एंड इट एडमिनिस्टर्स 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, विपो जो है वो 26 इंटरनेशनल ट्रीटी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। और विपो का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 2011 में विपो ने पहला अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसका नाम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ऑन चेंजिंग फेस ऑफ इनोवेशन। ठीक है, और साथ ही साथ विपो जो है इट इज अ को पब्लिशर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसका भी विपो को पब्लिशर है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन। तो ये जो कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है ये स्थित है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केरला। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। आफ्टर दैट कर्नाटका, एंड लास्ट ऑप्शन इज तेलंगाना। तो ये जो है कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, अगर आप जानते हो कोडाई कनल क्या है तो भी आप इसका आंसर बता सकते हो। तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इस पे एक कुछ न्यूज थी, अ सेंचुरी ऑफ लुकिंग एट आवर क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है,
तो मतलब ये क्या हुआ है कि यहाँ ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, सोलर ऑब्जर्वेटरी, यहाँ से कुछ मतलब 100 सालों का एक सन रिलेटेड जो कुछ डाटा है ना, उसको अभी डिजिटाइज करने का काम रिसेंटली पूरा हुआ था। तो इस वजह से ये जो ऑब्जर्वेटरी है न्यूज में थी। तो बाकी हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। इन द ईयर 1971 द कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी बिकम एन ऑटोनोमस सोसाइटी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, ये ऑटोनोमस सोसाइटी है। द नेक्स्ट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके द्वारा फंड की जाती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस है, साइंस रिलेटेड फैक्ट है, तो इसको ये फंड यही करेगा। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट रैंक्स द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन डेवलप टू रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स इन द कंट्री। मतलब ये हमारे देश की फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड काम करने के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ऐसा ये यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्ट्रिन ऑफ समाधान वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू। तो ये जो डॉक्ट्रिन समाधान डॉक्ट्रिन जो है ये किसके बारे में है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ड्राइव, इट इज रिलेटेड टू समाधान। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी एंड डबल बीपीएल पर्सन। ठीक है, मतलब फूड सिक्योरिटी ऑफ डबल बीपीएल पर्सन, जो बीपीएल की बिलो पॉवर्टी लाइन के भी और नीचे होते हैं, इनके लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड लास्ट इज बैंकिंग एंड एनपीए इशू। तो ये जो डॉक्ट्रिन है समाधान, ये किससे रिलेट करता है? तो ये है अबाउट सी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। तो आप जानते हैं 8 मई को अभी हमारी राजनाथ सिंह जी की जो कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के जो सभी लोग हैं, मतलब सीएम जो है, इनके साथ मीटिंग हुई थी। तब वहाँ उस मीटिंग के बाद जो हमारे सिंह सर है, राजनाथ सिंह, ही लॉन्च अ न्यू सिक्योरिटी ऑपरेशन डॉक्ट्रिन कॉल्ड समाधान। ठीक है, तो देखिए समाधान जो है वो एक्रोनिम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समाधान क्या है। समाधान दैट इज स्मार्ट लीडरशिप, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, dashboard based key performance indicator and key result areas, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट एंड नो एक्सेस टू फंडिंग। ठीक है, ये है ऐसा समाधान। मतलब ये एक्चुअली ये जो हमारा गवर्नमेंट है ना अभी का, ये हमारा यूपीएससी वालों का काम आसान कर रहा है, क्योंकि ये जो हमें ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं ये तो गवर्नमेंट खुद ही बना के दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको समाधान। और ये इस पे ना फिक्स इस साल के मेंस में भी पेपर 3 में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है ट्रिक, ये जो समाधान, ये इसका एक्रोनिम, ये अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो लिख सकोगे। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये जो एक्ट है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द बिल अलाउज फॉर द जुवेनाइल्स 16 ईयर्स और ओल्डर टू बी ट्राइड एज अ अडल्ट फॉर हीनियस क्राइम्स। ठीक है, मतलब इस बिल के तहत जो कोई 16 साल या फिर उससे ऊपर के बच्चे जो होते हैं, मतलब 18 से माइनस, उनको अगर हीनियस क्राइम करते हैं वो लोग, तो एज ए अडल्ट उनको कंसीडर किया जा सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज हीनियस ऑफेंस आर दोज विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स और मोर। ठीक है, मतलब हीनियस ऑफेंस किसको कहा जाता है? तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जा सकती है, ऐसे ऑफेंसेस को हीनियस ऑफेंस कहा जाता है, ऐसा बी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द बिल मैंडेट सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज इन एवरी स्टेट। ठीक है, मतलब इस ये जो एक्ट था इसके तहत, मतलब ये जो पहले बिल लाया गया था ना, तो इस बिल के तहत सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनाना है, और वो कहाँ पे बनाना है? एवरी स्टेट में, ऐसा मैंडेट कर दिया गया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें पूछा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ये बात तो आप जानते होंगे कि 16 साल और 16 से 18 साल के अगर बच्चे हो, अडल्ट, उनको एज ए अडल्ट कंसीडर किया जा सकता है अगर वो लोग कोई हीनियस क्राइम करते हैं। तो ये प्रोविजन जो था ये इस एक्ट के तहत लाया गया था। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही है। साथ ही साथ हीनियस क्राइम मतलब क्या होता है? तो जो कोई भी ऐसा क्राइम विच इज पनिशेबल ऑफ मोर देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 7 साल से अगर ज्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे सजा का प्रावधान हो तो उसे हीनियस क्राइम कहा जाता है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात भी सही है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, ये पार्शियली सही है कि ये जो है ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसने मैंडेट कर दिया है कि ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड कमिटी जो है इसको बनाना, लेकिन एवरी स्टेट में नहीं। ठीक है, एवरी स्टेट में नहीं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे स्टेट में बनाएंगे तो उनका मतलब ध्यान देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना केसेस पे, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, हमें और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना है इस प्रोसेस का। तो जितने ज्यादा स्टेट उतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उतने ज्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, इस वजह से जितने हम ऐसे जो बच्चे वगैरह इन पे अच्छे से ध्यान दे सकेंगे अगर ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 एंड 2 जो ये बात सही है, सो हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। तो देखिए ये अभी रिसेंटली निर्भया जो केस थी इसके बारे में तो मतलब
रिजल्ट आ चुका है, तो इस वजह से ये के एक्ट जो था वो न्यूज़ में था, तो हम इसके बारे में मतलब काइंड ऑफ रिवीजन कर लेते। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2015 ये पास हो गया है अभी राज्यसभा लोकसभा दोनों द्वारा, अभी प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल गई है। एंड नेक्स्ट इज द बिल अलाउज फॉर द जुवेनाइल्स ऑफ द 16 और ओल्डर्स, मतलब 16 साल या फिर उससे 16 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं, तो इनको एज अ अडल्ट कंसीडर कर सकते हैं अगर ये कोई रेप या फिर मर्डर ऐसी कोई केसेस में अगर ये मतलब या ये अगर ऐसे कोई केसेस में संलिप्त पाए जाते हैं तो। एंड हीनियस ऑफेंसेस आर दोज विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years। द नेक्स्ट इज द बिल मैंडेट सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड बोथ मस्ट हैव एटलीस्ट वन वीमेन मेंबर ईच, ठीक है, ये जो दोनों जो कमिटीज और ये बोर्ड बनाए जाने वाले, इसमें एटलीस्ट एक वीमेन मेंबर जो है वो होना चाहिए, ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट इज once the bill becomes the law, the decision to try juvenile under 16 or older is an adult will be taken by juvenile justice board। मतलब अगर ये जो बच्चा है या जो कोई लड़का लड़की जो कोई है अगर इसने कोई क्राइम किया है तो उसको हमें एज अ एडल्ट कंसीडर करना है या नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होगा ये इसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा, विच विल हैव अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड द 2 सोशल वर्कर्स एज अ मेंबर, ठीक है, इसके तहत कौन होंगे, एक मैजिस्ट्रेट होंगे और 2 सोशल वर्कर्स होंगे इस बोर्ड में। एंड इफ द बोर्ड डिसाइड्स अगेंस्ट इट द जुवेनाइल विल बी सेंट फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है, अगर ये मतलब एज ए एडल्ट कंसीडर करना नहीं, एडल्ट नहीं कंसीडर करना है, अगर ऐसे ये बोर्ड ने डिसाइड कर लिया तो सिर्फ 3 साल तक की मैक्सिमम इसके अंदर सजा हो सकती है और रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विल लुक इनटू द institutional care of the children in their respective district. Each committee will be a chairperson and a 4 members and specialized matters related to children, ठीक है, ये जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो थी अभी हमने देखा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसमें क्या होगा, तो ये काम क्या करेगा, जो बच्चे होंगे इसके बारे में तो इनका ध्यान देंगे, और साथ ही साथ इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 4 जो मेंबर होंगे, और ये चारों जो मेंबर होंगे वो चिल्ड्रन के जो अलग अलग मैटर्स होते हैं इसमें स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। और कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। द बिल एम्स टू consolidate and amend the law related to children aging alleged and found to be in conflict with the law of children in need of the care and protection by catering to the basic needs through proper care, protection, development, treatment, सोशल री इंटीग्रेशन एंड एडॉप्टिंग चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। मतलब देखिए बस हमें क्या करना है कि ये जो एक एक्चुअली एज का प्रॉब्लम है, ठीक है, इस एज में एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम इसके बारे में पता नहीं होता, तो इसी वजह से हमें इनको सबसे पहली बात इनको प्रॉपर केयर देनी है, ऐसे जो बच्चे हैं इनको इनकी बेसिक्स नीड जो है वो अच्छे से फुलफिल करनी है, प्रोटेक्शन देना है, देन डेवलपमेंट के बारे में इनको अच्छे से समझाना है, इसके तहत इस एक्ट का एक मेन प्रावधान तो यही है। देन ट्रीटमेंट, सोशल री इंटीग्रेशन, अगर अभी जो बच्चे हैं जो अभी आपने देखा कि निर्भया केस में एक जो था वो जुवेनाइल था, उसको तभी तो ये एक्ट नहीं था, उस वजह से अभी उसको 3 साल का रिहेबिलिटेशन के बाद अब वो जो जो कोई एक्यूज था उस केस का वो तो अभी रिहेबिलिटेशन के बाद बाहर आ चुका है, तो उसका सोशल री इंटीग्रेशन करना है और साथ ही साथ उस पर ध्यान भी देना है कि हाउ ही बिहेव्स आफ्टर दैट। तो ये बातें जो होगी ये इस बिल के तहत ये काम कर रहा है बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच, ठीक है, इसमें ये बात भी है कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच जो है वो हमें अपनाना है। नेक्स्ट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन विच मैंडेट्स दैट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आर टू बी ट्रीटेड इक्वल, ठीक है, मतलब 18 साल के जो कम छोटे साल 18 से छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उन्होंने हीनियस क्राइम भी किया तो भी इनको मतलब रिहेबिलिटेशन में ही भेजना है, ऐसे किस में है मैंडेट कर दिया गया है, तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, लेकिन हमने हमारा ये जो बिल है ये इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, ये हम इसके सिग्नेटरी है फिर भी हमारा ये बिल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो इस वजह से हमारी मतलब हमें अभी क्रिटिसाइज किया कर दिया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, तो ठीक मतलब ये बात भी एक है कि हम एक बात की सिग्नेटरी है लेकिन फिर भी हम उस पर अलग कानून बना रहे हैं, लेकिन कभी कभार अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे कानून बनाने भी जाने चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, ठीक है, हम कौन से इनमें से ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सी बॉडी के हम मेंबर है, तो देखिए फर्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट इज आसियान रीजनल फोरम एंड लास्ट इज ईस्ट एशिया समिट। तो देखिए ईस्ट एशिया समिट के हम मेंबर है या नहीं इस पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो बात है हम ईस्ट एशिया जो समिट है इसके मेंबर है जी, हम आसियान के मेंबर नहीं है लेकिन आसियान का जो रीजनल फोरम है हम इसके मेंबर है, ठीक है,
आसियान का रीजनल फोरम के हम मेंबर है। इसमें आसियान के 10 कंट्रीज है, साथ ही साथ और 10 जो है वो डायलॉग पार्टनर है और 7 लोग हैं, ऐसे 27 मेंबर्स है टोटल आसियान रीजनल फोरम में। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है हम इसके भी मेंबर है। तो हम मेंबर है तीनों कंट्रीज के, तीनों बॉडीज के, दैट इज सी का आंसर है इसका 1 2 एंड 3। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ईस्ट एशिया समिट सबसे पहले देखिए, ईस्ट एशिया समिट जो था ये 2005 में स्टार्ट कर दिया गया था। हम इसके फाउंडिंग मेंबर है और इसका फर्स्ट समिट जो हुआ था वो हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है, 14 दिसंबर 2005 में। बाकी इसके बारे में आप चाहे तो इसके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं दूसरा बताता हूँ अभी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये स्टार्ट कर दिया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। और अभी के लिए इसके जो मेंबर्स है वो है 67 कंट्रीज। और ऐसी बात नहीं है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो ये सिर्फ एशिया रिलेटेड काम करता है, ये काम करता है रिलेटेड टू एशिया एंड पैसिफिक। ऑलराइट, ये बात एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट इज हमारा आसियान रीजनल फोरम। तो इसमें कितने मेंबर्स है? 27 मेंबर। सबसे पहले आसियान कंट्रीज, ये 10 कंट्रीज है, ठीक है। और इस साल के लिए मतलब 2017 के पेपर के लिए ये एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि साउथ चाइना सी इशू की वजह से ये जो रीजन है वो न्यूज में था। तो एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं, चाहे तो मैं भी आपको मतलब रिपीट कर देता हूँ। देखिए कौन कौन है: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। और डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन है: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, ईयू, इंडिया, जापान, कोरिया, देन न्यूजीलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके साथ साथ और भी कोई जो मेंबर्स है वो रीजनल फोरम में आते हैं: बांग्लादेश, जो नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पापा न्यू गिनिया एंड तिमोर एंड श्रीलंका। तिमोर लास्ट है, श्रीलंका, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कॉर्पेट वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट? तो ये जो कॉर्पेट है रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। इट इज अ फोरम ऑफ कॉर्पोरेट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब ये जो कॉर्पेट है ये हमारे कॉर्पोरेट्स का फोरम है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज इट इज अ कोऑपरेटेड पेट्रोल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। जो ये कॉर्पेट है ये हमारी एक पेट्रोलियम सिस्टम है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। एंड आफ्टर दैट इट इज अ सबमरीन रिसेंटली कमीशन बाय रशिया। ये कॉर्पेट जो है ये रशिया द्वारा सबमरीन बनाई गई है जिसका नाम है कॉर्पेट, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो हमें पूछा है कि ये क्या है कॉर्पेट। तो कॉर्पेट जो है ना, इट इज अ कोऑपरेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। ये ऐसा ये कॉर्पेट, ठीक है, कॉर्पेट ऐसा ये कॉर्पेट। तो इट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इसके बारे में हमने कुछ फैक्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए। देखिए इट इज अ 29 सीरीज ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट टू बी शेड्यूल। ये कब होने वाली है? कल से ये स्टार्ट हो गई है, कल से लेकर 25 मई तक। और ये कहाँ पे होने? पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ पे हमने कुछ इसके बारे में फैक्ट्स प्रोवाइड किए। अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिंग द ट्रेड सी रूट, the corpat also serves to enhance the mutual understanding and interoperability between the two navies, and corpat thus reflects a shared concern between the two countries for peaceful Indian Ocean, ठीक है। तो देखिए ये जो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं ना, ये अगर आप अपने मेंस के पेपर में अगर आपको सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया इंडोनेशिया के बारे में कोई आता है, या फिर इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी के बारे में अगर कोई फैक्ट्स आते हैं, तो अगर आप ये ऐसे जो कॉर्पेट वगैरह ये जो हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह जो है, अगर इनको अच्छे से मतलब मेंशन करते हो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक ऐसी पेट्रोलिंग सिस्टम है जिसका नाम है कॉर्पेट, तो अगर ऐसे मेंशन अच्छे से करते हो जो तो एक मतलब वैल्यू एडिशन हो जाता है। और मतलब हमारा सिर्फ आंसर जो है वो ऐसे लेमन टर्म्स में नहीं लगता, हम अच्छे से मतलब हम इसके बारे में जानते हैं और हम बता रहे हैं, ऐसा ये लगता है। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनको नोट कर दीजिए सो दैट ये आपके प्री के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और मेंस के लिए भी आपके हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूएन हैबिटेट। तो आप जानते होंगे रिसेंटली इंडिया जो है वो यूएन हैबिटेट का एक हेड बन गया है, तो मतलब आई थिंक प्रेसिडेंट बन गए हम इसके ग्रुप के। तो देखते हैं इसका हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यूएन हैबिटेट, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट इज अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ये जो प्रोग्राम है यूएन हैबिटेट, ये यूएन की एजेंसी है और ये किस बात के लिए काम करती है? यूएन सेटलमेंट्स एंड सेटलमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978 एज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड ह्यूमन अर्बन डेवलपमेंट, हैबिटेट 1। ये जो 1978 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन की कॉन्फ्रेंस थी ये, इसके बाद ये जो है यूएन हैबिटेट ये बनाया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो वैनकूवर कनाडा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हमें बता रहे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, मतलब ये थोड़े डिफिकल्ट स्टेटमेंट थे, हम बस इसके यूएन हैबिटेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते थे, इस वजह से हमने दोनों स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे सही डाल दिए। तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज बोथ करेक्ट। तो बाकी बातें इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया एनोनिमसली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन हैबिटेट, आप तो जानते हैं इसके हम प्रेसिडेंट बन गए।
और आई थिंक ये कुछ अगले हम 2 सालों के लिए इसके हम प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। सॉरी। UN Habitat, an organization to promote sustainable global human settlements, यूनानिमसली इलेक्ट इंडिया एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, 2 सालों के लिए। और अभी जो हमारे वेंकैया नायडू सर जो है ये इसको रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए ये। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी इसके प्रेसिडेंट हो गए क्या, वहाँ पे जो मतलब हम नरेंद्र मोदी इसको प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट पद जो होंगे वो होंगे क्या, तो ये नहीं है, वेंकैया नायडू जी जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे। एंड सिंस यूएन हैबिटेट कम इनटू बीइंग, दैट इज 1978 में बनाया गया था, इट इज ओनली थर्ड टाइम दैट इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज इट्स लीड, ठीक है। हम इस अभी इसके तीसरी बार हेड जो है वो बन चुके हैं। तो ये क्या है यूएन हैबिटेट, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। The governing council of UN Habitat seeks to promote इंटीग्रल एंड कोऑपरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट जो है इनको कैसे इंटीग्रेटेड किया जाए, अर्बनाइजेशन कैसे, मतलब अर्बनाइजेशन कैसे अच्छे से हो सके, इसके लिए यूएन हैबिटेट जो है वो काम करता है। और अभी की जो हमारी रिसेंट मीटिंग जो है 26th मीटिंग, इसका थीम क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू अर्बन एजेंडा, ठीक है। तो इसके लिए अभी ये काम कर रहा है। और हमारी पिछली अभी की आई थिंक जो है समिट जो है वो नैरोबी केनिया में होने वाली है, आई थिंक सो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। और जो पिछले साल की समिट जो हुई थी, द न्यू अर्बन एजेंडा, जो पिछले साल जो हमने अडॉप्ट किया था, ये कहाँ पे किया था, तो कितो जो है इक्वेटर में, ये लास्ट ईयर जो हमारा न्यू अर्बन एजेंडा था ये अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इस साल के लिए मतलब 2017 के पेपर के लिए ये भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोबरा, दैट इज कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, इज स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ। तो ये कोबरा जो है ये कौन सी हमारी फोर्सेस का स्पेशलाइज्ड यूनिट है, तो ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज बीएसएफ का है ये। देन नेक्स्ट इज सीआरपीएफ, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। आफ्टर दैट आसाम राइफल्स, दैट इज एआर। एंड लास्ट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी का। तो इनमें से कौन सी यूनिट का ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है कोबरा, तो इसका आंसर है बी, दैट इज सीआरपीएफ का ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है। तो आंसर है हमारा बी। तो देखिए सुकमा जो हमारा नक्सल अफेक्टेड एरिया जो है जहाँ पे रिसेंटली अटैक हुआ था, तो यहाँ पे अब होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि सीआरपीएफ के जो मतलब 2000 स्ट्रॉन्ग जो कोबरा कमांडोज होंगे यहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो देखिए इसके बारे में, सीआरपीएफ विल सून डिप्लॉय अ फ्रेश स्क्वाड ऑफ अबाउट 2000 कमांडोज फ्रॉम इट्स स्पेशल गोरिल्ला वारफेयर कोबरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे ये भेजे जाने वाले हैं कोबरा। ये इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सीआरपीएफ की ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है और ये काम किसके बारे में करती है, तो नक्सलाइट प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ये काम करती है। एंड करंटली द नंबरिंग ऑफ 10 बटालियंस, कोबरा की अभी के लिए 10 बटालियंस है। कोबरा इज रैंक अमंग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है। ये एक गोरिल्ला वेयरफेयर जो होता है इसमें ये माहिर होते हैं और कुछ भी काम करने के लिए ये मतलब ट्रेन किए जाते हैं, डिफिकल्ट काम करने के लिए ये जो कोबरा बटालियन जो है ये ट्रेन की जाती है। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे, केरला में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट हैज गॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 2010। तो ये जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस जो है वो मिल चुका है 2010 में, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ट्राइडलिंग इन द अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। ये जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अन्नामलाई हिल्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इसके कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही कि ये केरला में है। नेक्स्ट इज ये बात भी सही है कि ये अन्नामलाई हिल्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात सही है। लेकिन इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है ये अभी तक मिला हुआ नहीं है, ठीक है। ये 2010 में ये गलत था, ये इसको मिला हुआ नहीं है, लेकिन ये अंडर कंसिडरेशन है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 जो ये बात सही है, तो इसका आंसर है डी, दैट इज 1 एंड 3 करेक्ट। तो देखिए इसके बारे में न्यूज थी कि ये जो स्टार टॉर्टोइज जो है ना ये इसके लिए ये फेमस है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए द चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्टार टॉर्टोइज इन द कंट्री। तो होता क्या है कि ये जो स्टार टॉर्टोइज जो है ना ये इनको मतलब वेल्थ के लिए ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है। मतलब इस वजह से ये अगर घर में होंगे हमारे घर में, तो मतलब इनकी ये जो होता है ना ये क्रस्ट वगैरह, तो ये अगर हमारे घर में होगा तो ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पे वेल्थ आएगी, इस बिलीफ की वजह से या फिर हमारे इस सुपरस्टिशन की वजह से इनकी पोचिंग हो रही थी, ठीक है। तो इनकी पोचिंग को कम करने के लिए और इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये खत्म करने के लिए हमने ये जो इनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। और ये कहाँ पे हो गया था, तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर स्टार टॉर्टोइज इन द कंट्री। और अभी के लिए
कुछ 450 ऐसे स्टार टार्टोइज जो है ये पोचिंग से बचाए गए हैं। और बाकी क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, ये जो स्टार टार्टोइज जो है ये प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट, आर पोच्ड एंड स्मगल्ड, इट इज क्लासिफाइड एज वर्नरेबल बाय आईयूसीएन। ठीक है, वर्नरेबल कैटेगरी में आते ही ये, याद रखिए स्टार टॉर्टोइज वर्नरेबल कैटेगरी, और ये ऐसे स्टार शेप है ना यहाँ पे, इस वजह से इनको स्टार टॉर्टोइज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट अन्नामलाई सब क्लस्टर इंक्लूडिंग ऑल द चेन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडर कंसिडरेशन बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर सिलेक्शन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, मतलब ये अभी के लिए अंडर कंसिडरेशन है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था ये अभी हुई नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकता है अगले 2-3 सालों में कुछ अगर ये इसको वर्ल्ड स्टेटस का दर्जा मिल जाए। तो देखते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ऐड किया है, देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो है इनका अनेक्शन कब कर लिया गया था, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, झांसी, संबलपुर एंड सातारा। तो इनमें से कौन से स्टेट का सबसे पहले, दिन बाद में और सबसे आखिर में एनेक्चर कर दिया गया था, ये आपको हमें कमेंट्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और ये जो सीक्वेंस है आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए जो हमें कमेंट्स देने हैं, लेकिन अभी इतना रश हो गया है कि हम कुछ दिनों से कमेंट्स के जो आंसर्स है वो दे नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी सभी जो हमारे कमेंट्स है उन सभी के आंसर हम दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।